नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 बसंत भाग 2 का पाठ नीलकंठ का मैं सेकंड पार्ट बनाने जा रही हूँ। बच्चों, क्लास 7 बसंत के सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 7 बसंत का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। पार्ट 1 देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, मैं आपके क्लास 7 का बहुत सारा वीडियो बना चुकी हूँ, उसको देखने के लिए भी आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और बच्चों, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए देवजनागरी DEVZ स्पेस देकर NAGRI और YouTube पर सर्च कीजिए, आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा और आपकी पढ़ाई हो जाएगी। और अभी मैं नीलकंठ का सेकेंड पार्ट 2 बना रही हूँ। तो पार्ट 2 में देखते हैं। पार्ट 1 में तो हम लोग देख लिए कि मोर और मोरनी का विकास किस तरह हुआ और मोर का नाम नीलकंठ रखा गया और मोरनी का नाम राधा रखा गया। और पार्ट 2 में हम देखते हैं कि किस तरह लेखिका बता रही हैं, मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतु का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। लेखिका यहाँ कह रही हैं कि मुझे यह ज्ञात नहीं है कि नीलकंठ क्या हुआ, चिड़ियाघर का सभापति बन गया मतलब और संरक्षक बन गया। सबका संरक्षक मतलब सबका देखभाल करने लगा। सवेरे ही वह सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता था। और सवेरे क्या करता था, मोर खरगोश कबूतर सबको इकट्ठा कर लेता था और जहां पर दाना दिया जाता था वहां पर चला जाता था सबको लेकर और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता था और सबको घूम घूम कर सबका रखवाली करता था। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह उसके तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ता। और क्या करता, जब कोई भी वहां पर थोड़ा सा भी गड़बड़ करता था तो वह तीखे चोंच से उस पर प्रहार करके दंड देता था। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उसके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक वे आर्त क्रंदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रहता था। और छोटे खरगोश के जो बच्चे होते थे उसको क्या करता था, वह चोंच से उसके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक वह दुख से भरा मतलब जैसे बच्चे रोने लगते हैं, आर्त क्रंदन मतलब दुख से रोने लगता था, तब तक अधर में मतलब दूर तक उसको लटकाए रखता था। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेध संस्कार हो जाता था। और कभी कभी क्या होता था, जो मोर का जो पैनी चोंच है मतलब नुकीला चोंच से क्या होता था, खरगोश के जो बच्चे थे उसके कान में छेद हो जाते थे। तो यहाँ पर लेखिका कह रही हैं कि कर्णवेध संस्कार हो जाता था। मतलब आप लोग जानते होंगे कि 5 वर्ष की अवस्था में कान को बेधने का एक संस्कार होता है जो कोई कोई जाति में किया जाता है। तो लेखिका कह रही हैं कि इसी तरह उसका कान में छेद जैसा हो जाता था, पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर नहीं देते थे। लेकिन इतना करने के बाद क्या होता था, वह खरगोश का बच्चा और खरगोश सब कोई भी गड़बड़ नहीं करता था, कोई भी उसे परेशान नहीं करता था, सब डिसिप्लिन अनुशासन में रहता था। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था और सबसे वह प्रेम भी करता था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ सा खेलने लगते। और वह क्या करता था, ऐसा नहीं है कि वह केवल दंड ही देता था, वह क्या करता था, सबसे प्यार भी करता था। वह चाहता था कि सब जो है डिसिप्लिन में रहे और प्यार सबसे इसलिए करता था, क्या करता था, वह पंख फैलाकर मोर बैठ जाता था और मोर के जो पंख होते थे उसमें सारे जो भी पक्षी होते थे और ये खरगोश सब उनके पंख से खेलते रहते थे। ऐसे ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए, केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से सांप खरगोश के बच्चे को पकड़ लिया है।
तो किस तरह से मोर यहाँ पर खरगोश के बच्चे को बचाया है, इसके बारे में बोला है कि ऐसी किसी स्थिति में एक सांप क्या हुआ, चिड़ियाघर के जाली के भीतर चला गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर चला गया, लेकिन एक छोटा सा खरगोश का बच्चा था, वह नहीं भाग सकता था क्योंकि बहुत ही वह छोटा बच्चा था। वह सांप के पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था। यहाँ पर देख रहे हैं कि सांप किस तरह से खरगोश का पिछला शरीर को मुंह में दबा रखा था। शेष आधा जो बाहर था, उससे चींची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे, और बहुत ही छोटा बच्चा था, उसका आवाज भी अधिक नहीं हुआ था, वह जोर से चिल्ला भी नहीं सकता था। लेकिन बहुत ही धीरे धीरे आवाज में जब सांप उसको आधा जकड़ लिया पीछे की तरफ से, तो क्या हुआ, खरगोश का बच्चा धीरे धीरे चींची चींची करके चिल्लाया। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था, और नीलकंठ वहां पर एक झूला था, उसमें सो रहा था। उसी के चौकोन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचान ली, और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपट्टे के में नीचे आ गया, और मोर जो है झूला में सो रहा था। लेकिन जब खरगोश का बच्चा चींची करने लगा, तो वह जल्द ही क्या किया, अपना जो पंख फैलाकर सो रहा था, सारे पंख को समेटकर और उस झूले में से बहुत ही जल्दी झपट्टे मारकर नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है, और बहुत ही अनुभवी ये पक्षी होता है मोर, तो वह समझ गया कि हमला होने वाला है और यह जो है खरगोश का बच्चा घायल हो जाएगा, मारा जा सकता है। तो वह क्या किया, सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता था। तो वह क्या किया, सांप के फन पर चोंच नहीं मारकर उसने सांप के फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से प्रहार किया कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल आया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पर आ रहा। उसने क्या किया, सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किया कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा क्या हुआ, उसके मुंह से, सांप के मुंह से निकल गया, लेकिन वह निश्चेष्ट सा पड़ा रहा, मतलब वह बेहोश जैसा पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु मंद केकी से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी, और राधा सोच ली कि मोर ही काफी है, मोर तो सांप को मार ही देगा। तो वह क्या की, सिर्फ वहां बैठकर मंद केकी मतलब मोर की जो आवाज होती है धीमी आवाज में, वह सबको सामान्य घटना की सूचना दी। यानी वहां से जो मोरनी है वह धीरे धीरे चिल्लाई ताकि आसपास के जो भी पशु पक्षी हैं वह समझ जाए कि यहाँ पर कुछ हमला हो रहा है। माली पहुंचा, फिर हम पहुंचे, लेखिका भी वहां पर पहुंचती है। नीलकंठ सब जब सांप के 2 खंड कर चुका, तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखे के नीचे रखे उष्णता देता रहा। और लेखिका वहां से क्या करती है, खरगोश के बच्चे को घर उठा कर ले जाती है, और वहां पर वो खरगोश के बच्चे को बचाने का बहुत तरह से इंतजाम करती है, पंखे चलाती हैं, फिर उनको गर्मी भी देती है ताकि वह जो बच्चा है वह उसके अंदर होश आ जाए। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। कार्तिकेय कौन है, भगवान शंकर के पुत्र को कार्तिकेय बोलते हैं। तो उनका युद्ध वाहन कौन है, मयूर, मयूर उनका वाहन है। तो यहाँ पर लेखिका कह रही हैं कि कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा। कार्तिकेय भगवान शंकर के पुत्र जो है मोर को इसलिए चुना होगा कि यह पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है, क्योंकि मोर के बारे में अभी देख चुके हैं कि किस तरह वह सबकी सहायता भी करता है। तो इसीलिए कार्तिकेय का युद्ध वाहन भी मयूर है। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं है। लोग समझता है कि मोर केवल हिंसा करता है, ऐसी बात नहीं है। मोर कला प्रिय वीर पक्षी भी है, इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिसका जीवन ही क्रूर कर्म है। आप लोग जानते होंगे कि चील और बाज जो होता है वह किसी भी पक्षी का वह क्या करता है, उसको मार देता है,
उसको खा जाता है। लेकिन मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है। मयूर के सामने अगर कुछ भी परिस्थिति आ जाए तो उसका वह सामना भी करता है, लेकिन यह सब गुण बाज और चील में नहीं है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उसका मानवीकरण भी हो गया था। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषता भी थी और उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लयता रहता था। और यहाँ पर लेखिका कह रही हैं कि क्या होता था, जब मेघ में बादल छा जाते थे तो उसमें इंद्रधनुष जैसे अपने पंख को गोल गोल फैला लेता था और नाचता था। तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल, ऐसा लगता था कि लय और ताल से जिस तरह से नाचा जाता है, डांस किया जाता है, नृत्य किया जाता है, उसी तरह अपने पंख को गोलाकार बनाकर उसी लय और ताल में वह नाचता भी था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम में घूम घूम कर वह किसी और लक्ष्य सम पर ठहर जाता था। और यहाँ पर दिखा रही है लेखिका कि उसके नृत्य करने में भी एक कला था। ऐसा नहीं है कि ऐसे तैसे जैसे हो उस तरह से नाच लिया, ऐसा नहीं था। दाएं बाएं क्रम से वह घूमता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। यहाँ पर राधा के बारे में लेखिका कह रही हैं कि नीलकंठ जो है मोर के जैसा, राधा तो नहीं नाचती थी, लेकिन उसके चाल में भी एक छंद के जैसा रहता था। जब वह चलती थी तो ऐसा लगता था कि संगीत में जो छंद होता है, लय ताल छंद, इस तरह छंद के साथ वह चलती थी। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल जाती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर निकल जाती थी। तो यहाँ पर नीलकंठ के साथ किस तरह से राधा नाचती थी। कभी क्या करती थी, नीलकंठ के दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल जाती थी और कभी बाएं पंख को स्पर्श करती हुई दाहिनी ओर निकल जाती थी। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। तो इस तरह भाव और भंगिमा के साथ वह चलती थी। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है। यहाँ पर लेखिका कह रही हैं, देख रहे हैं किस तरह लेखिका बैठी हुई है। यहाँ पर मोर भी नृत्य कर रहा है, मोरनी भी बगल में बैठी हुई है। तो लेखिका कह रही है कि नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता। परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। लेखिका कह रही हैं कि पता नहीं किस तरह कैसे पता चल गया मोर को कि मुझे उसका नाचना बहुत पसंद होता है। तो जैसे ही एक दिन जाली घर के पास लेखिका गई है तो देख रहे हैं कि किस तरह से मोर झूला से नीचे उतर गया और पंख का सतरंगी मंडलाकार, मतलब गोल गोल जिस तरह मोर नाचता है उस तरह से लेखिका के सामने नृत्य करने लगा। तब से यह नृत्य भंगिमा नित्य क्रम बन गई। अब लेखिका जब भी वहां जाती थी, मोर इसी तरह अपना पंख को छाता जैसा गोल गोल करके लेखिका को के सामने नृत्य करता था, मतलब नाचता था। प्रायः मेरे साथ कोई न कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयाभूत हो उठता था। और लेखिका के पास बहुत सारे लोग आते थे, अतिथि आते थे, देश से भी आते थे, इंडिया से भी और विदेश के भी आते थे। और वहां पर जब लेखिका के पास आते थे तो नीलकंठ के पास जब वो जाते थे तो नीलकंठ क्या करता था, सबका सम्मान करता था और सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। और वहां पर भी वह उसी तरह करता था, अपने पंख को गोल गोल फैलाकर सबके सामने नृत्य करने लगता था। तो सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे और प्रसन्न भी हो जाते थे, खुश भी हो जाते थे कि इतना इसके पास ज्ञान है। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे दी और बहुत सारी जो विदेश की महिलाएं आती थी उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि देती थी। उनको क्या कहती थी, परफेक्ट जेंटलमैन। जिस नुकीली
पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था कि हंसी भी आ जाती थी और विस्मय भी होता था। लेखिका यहाँ कह रही है कि जिस नुकीली चोंच से वह विषधर सांप को खंड खंड कर दिया था, लेकिन मेरे हाथ पर जो भुना हुआ चना रहता था उसको इतने हौले से उठाता था कि मुझे पता भी नहीं चलता था कि किस तरह से वो उठाकर खा लेता था। और लेखिका को इस बात से हंसी भी आ जाती थी और आश्चर्यचकित भी हो जाती थी कि इसके अंदर इतना समझ है। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। फल वाले वृक्ष से अधिक मोर को, जिसमें पुष्प फूल होता था और नए नए पत्ते आते थे, वह वृक्ष उसको बहुत ही पसंद था। वास्तव में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ ही देना पड़ता था। बसंत ऋतु में तो जानते होंगे बच्चों कि किस तरह से बसंत ऋतु आने पर चारों तरफ हरियाली छा जाती है और आम में मंजरियां आ जाती है, मंजरियां बौर को बोलते हैं, और अशोक में नए नए पत्ते आ जाते हैं। तो जब भी बसंत ऋतु आता था तो बहुत ही सुंदर दृश्य हो जाता था और मोर को बर्दाश्त ही नहीं रहता था, वह जाली घर में रह नहीं पाता था, उसको वहां बाहर का दृश्य अच्छा लगता था, इसलिए लेखिका को बाहर निकालना पड़ता था। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ऋतु थी। आप लोग जानते होंगे कि वर्षा ऋतु मोर और मोरनी को बहुत ही पसंद होता है। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेती थी। मतलब बादल आने से पहले क्या होता है, बादल आने से पहले हवा चलती है और हवा ऐसी चलती है जिसमें थोड़ा थोड़ा पानी जैसा लगता है कि ठंडापन आता है। तो जैसे ही बारिश होने से पहले हवा चलती थी तो उस सजल आहट मतलब पानी से युक्त आहट, हवा की आहट को वह समझ लेता था और तब उसकी मंद केका मतलब धीरे आवाज की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्र होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। और धीरे धीरे क्या होता था, जैसे ही वह मोर और मोरनी जान जाते थे कि बारिश होने वाली है तो उनकी आवाज तो पहले धीमी होती थी, धीमी रूप में गूंजती थी, फिर धीरे धीरे तीव्र से तीव्र होती हुई मतलब अधिक से और अधिक आवाज उनकी तेज हो जाती थी, मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। मतलब बूंद के उतरने के लिए जिस तरह से सीढ़ी लोग चढ़ता है उस तरह से उनकी आवाज हो जाती थी। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन में नृत्य का आरंभ हो जाता था और मेघ का जब गरजना होता था तो वह नृत्य करने लगता था। और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता। यहाँ पर लेखिका कह रही है कि क्या होता था, जैसे ही बादल गरजता था, बिजली चमकती थी, बूंदों की रिमझिमाहट मतलब बारिश होना शुरू होती थी तो नीलकंठ का नृत्य और अधिक बढ़ जाता था और उसका केका का स्वर उतना ही मंद्र से मंद्र होता जाता था और उसका जो ध्वनि है, आवाज है, वह बहुत ही मंद्र से मंद्रतर मतलब कम से और तेज हो जाता था। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजों का दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता था और जैसे ही बारिश रुक जाती थी तो वह क्या करता था, दाहिने पंजे मतलब पैर पर दाहिना पंख रख लेता था और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता था, क्योंकि बारिश से पूरा पंख उसका भीग जाता था। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करता था। और वहां पर मोरनी जो बैठी होती थी और मोर, वे क्या करते थे, एक दूसरे के पंख का पानी को पी लेता था और वो लोग चाहता था कि एक दूसरे के पंख का पानी जो है उसको सुखा दें। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। अब यहाँ पर लेखिका कह रही हैं कि दोनों इतना ही प्यार से रहते थे, लेकिन क्या हुआ, इस
आनंदोत्सव की रागनी, मतलब प्रेम भरे उत्सव की जो रागनी बज रही थी, सुंदर स्वर बज रहा था, उसमें बेमेल स्वर, मतलब किस तरह से विघ्न पड़ जाता है। यह भी एक करुण कथा है, मतलब एक दुख भरी कथा यहाँ पर लेखिका कहना चाह रही है कि मोर और मोरनी इतने प्यार से रहते थे, दोनों बारिश होता था तो नाचते थे और प्यार से दोनों जो है आवाज निकालते थे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे इसके जीवन में भी एक दुख भरी कथा आ जाती है। तो आगे पाठ में मैं इसके बारे में बताऊंगी बच्चों। ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। पार्ट 2 भी देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में देख सकते हैं बच्चों। क्योंकि यह काफी लंबा पार्ट है तो इसको मैं 3 पार्ट में बना रही हूँ। तो यह सेकेंड पार्ट है। तो बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरिक को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसको जरूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में आकर कमेंट्स कर सकते हैं। आगे नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।